वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में, यानी जो न्यूक्लिक अम्ल है उसके बारे में बात करने वाले हैं। न्यूक्लिक अम्ल वास्तव में केंद्रक में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ होता है। यह दो रूपों में पाया जाता है या इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये समझें कि न्यूक्लिक एसिड वास्तव में क्या है। तो जनरली हम ये समझ लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड का मतलब ये हो गया कि डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत हम डीएनए और आरएनए के बारे में, दोनों के बारे में हम बात करते हैं। मीन्स जो न्यूक्लिक एसिड है वास्तव में उसमें बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। जो न्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है, उसके बारे में हम दोनों में इंक्लूड करते हैं। न्यूक्लिक एसिड के बारे में समझें तो न्यूक्लिक एसिड इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यह एक कार्बनिक पदार्थ होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक कार्बनिक पदार्थ होता है। दैट इज प्रेजेंट इन लिविंग सेल। ये लिविंग सेल में पाया जाता है, जैसे कि प्लांट में, एनिमल्स में, प्रोकैरियोट्स, वायरस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सभी में पाया जाता है। यहाँ पर प्लांट्स, एनिमल, प्रोकैरियोटिक, वायरस ये सभी सेल हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये सेल ऑर्गेनेल हैं। ये जो सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनमें भी न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। अब हम इसकी खोज की बात करें कि न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की, तो जोहन फ्रेडरिच मिशर ने 1869 में एक नॉन प्रोटीन पदार्थ को डिस्कवर किया था, और ये जो पदार्थ था ये एसिडिक नेचर का था, यानी ये जो अम्लीय प्रवृत्ति ये रखता है। मिशर द्वारा इनको सबसे पहले खोजा गया था। वो पस सेल्स में जो मवाद कोशिकाएं होती है उसमें इस पदार्थ की खोज की और इसे न्यूक्लिन कहा। यानी जो फ्रेडरिक मिशर थे, इन्होंने जो मवाद कोशिका है, जिसको हम सामान्य रूप से हम जाने तो एक्चुअली वो ल्यूकोसाइट की एक WBC का एक प्रकार था। तो पस कोशिकाओं में इन्होंने जो न्यूक्लिक एसिड है इसकी खोज की थी और इसे नाम दिया न्यूक्लिन। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं रिचर्ड अल्टमान ने 1889 में जो न्यूक्लिक एसिड जो वास्तविक नाम है जिसे हम जान रहे हैं उसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया है। यानी जिसको फ्रेडरिक मिशर ने जिसको न्यूक्लिन कहा, वास्तव में वो एक न्यूक्लिक एसिड है और ये नाम न्यूक्लिक एसिड रिचर्ड अल्टमान द्वारा दिया गया था। द न्यूक्लिक एसिड आर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें डी ऑक्सी देन राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप इस तरह से ब्रेक करके भी इसको जान सकते हैं डीएनए के बारे में। एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए के बारे में, यानी दोनों मिलकर न्यूक्लिक एसिड का निर्माण कर रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो केंद्रक में पाया जाता है और इसके अलावा यह साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड की हम अगर प्रोकैरियोटिक, अगर यूकैरियोटिक सेल में बात करें तो क्योंकि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस का अभाव होता है, या हम यूं कहें कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, और यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वहां स्पष्ट न्यूक्लियस पाया जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर की तरफ डीएनए कंटेंट पाया जाता है, साथ ही साथ आरएनए भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये कहा कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लिक एसिड है, वो न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म में भी वो पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। न्यूक्लिक एसिड वास्तव में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के रूप में पाया जाता है, यानी ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी जो न्यूक्लियोटाइड है उनके बहुलक से मिलकर बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स है वो पॉलीमर का फॉर्म बना रही है। न्यूक्लिक एसिड आर मेड बाय कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। न्यूक्लिक एसिड
इन सभी से मिलकर बना हुआ होता है। जब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर्स में वास्तव में क्या पाया जाता है तो हम जानेंगे कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में। वास्तव में जो न्यूक्लिक एसिड है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है डीएनए और दूसरा टाइप होता है आरएनए। डीएनए को हम फुल फॉर्म में जानते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको डीएनए दिखाया गया है, ये डीएनए है एंड देन ये वाला जो भाग है ये आरएनए है। समझते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड वास्तव में क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई संरचना है। The monomer unit of nucleotides are joined to each other and form polymer structure called nucleic acid। वास्तव में जो न्यूक्लियोटाइड है एक सिंगल यूनिट हो गई जिसको हम मोनोमर यूनिट कह रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ती है यानी न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी जब आपस में मोनोमर यूनिट जुड़ती है तो पॉलीमर स्ट्रक्चर का निर्माण करती है और ये जो पॉलीमर स्ट्रक्चर जो बन रही है इसको हम न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं। हम यूँ समझें कि जैसे मान लीजिए कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, अगेन ये तीसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, अगेन फोर्थ नंबर के न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा अगेन, तो ये जुड़कर एक पॉलीमर स्ट्रक्चर बना रही है। इसी को हम संपूर्ण रूप से हम इसको कह रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, हम इसको नाम दे रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड वास्तव में मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। न्यूक्लिक एसिड में 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक होता है नाइट्रोजिनस बेस, सेकंड होता है 5 कार्बन शुगर जिसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं, 5 कार्बन शुगर जो पाई जा रही है, एंड फॉस्फोरिक एसिड। ये 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। यहाँ जो न्यूक्लिक एसिड के जो डीएनए एंड आरएनए जो टाइप होते हैं तो हम इसको डीएनए के लिए हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे और आरएनए के लिए भी एक सेपरेट वीडियो होगा। तो इसमें हम न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या कंपोनेंट पाए जा रहे हैं या वो किससे मिलकर बना हुआ होता है और न्यूक्लिक एसिड के क्या कार्य होते हैं इसमें यही जानेंगे। नेक्स्ट, अब हम न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स को देख रहे हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहले नाइट्रोजन बेस, जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं उनके बारे में। नाइट्रोजन बेसेस आर हेटेरोसाइक्लिक, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, प्लेनर फॉर्म में पाए जाते हैं एंड एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, एरोमेटिक कार्बनिक ये अणु होते हैं। नाइट्रोजन बेस इसको मुख्य रूप से हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला टाइप कहलाता है प्यूरिन्स एंड सेकेंड जो टाइप है वो है पायरेमिडीन्स। सबसे पहले हम समझते हैं प्यूरिन्स के बारे में। प्यूरिन्स इसको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इनमें प्यूरिन रिंग पाई जाती है। क्या होता है समझते हैं। प्यूरिन एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं, एक है एडेनिन और जो सेकंड है वो है ग्वेनिन। ये 2 प्यूरिन्स के प्रकार हैं। यहाँ हमें इसकी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये एडेनिन है। एडेनिन में जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरह पाई जा रही है। यहाँ नाइट्रोजन, देन अगेन नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ये जो स्ट्रक्चर्स है इसको प्यूरिन कहते हैं। अब प्यूरिन अगर इसमें 6th पोजीशन पे इसको पहले नामांकित करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगर इसमें 6th पोजीशन पे मीन्स यहाँ जो पोजीशन जो दिखाया गया है, ये जो पोजीशन यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर अगर एमिनो ग्रुप जुड़ता है तो यह एडेनिन का निर्माण करता है। अगर इसमें नेक्स्ट हम देखें ग्वेनिन में क्या होता है, 6th पोजीशन पे तो ऑक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है एंड 2nd पोजीशन पे एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। तो इस आधार पर ये ग्वेनिन हो जाता है। यानी प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर में एडेनिन तब बनता है जब 6th पोजीशन पे एमिनो ग्रुप जुड़ता है जिसको हम नाम देते हैं 6 एमिनो प्यूरिन एंड
ग्वेनिन तब कहलाता है जब 6th पोजीशन पर ऑक्सी ग्रुप एंड सेकेंड वाली पोजीशन पे जब एमिनो ग्रुप जुड़ता है प्यूरिन रिंग के ऊपर, तब हम वो स्ट्रक्चर बनाती है ग्वेनिन का। अब हम समझते हैं सेकेंड वाले नाइट्रोजन बेसेस को, पिरिमिडिन्स को। पिरिमिडिन में 3 नाइट्रोजन बेस पाए जा रहे हैं। फर्स्ट है थाइमीन, सेकंड है साइटोसिन एंड थर्ड पे है यूरासिल। इनमें पिरिमिडिन रिंग पाई जाती है, यहां डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है थाइमीन, देन सेकंड पे साइटोसिन एंड थर्ड पे है यूरासिल। इसमें भी जो ये रिंग है जिसको हम बनाते हैं, ये जो रिंग जो स्ट्रक्चर है, यहाँ सभी कॉलम पे कार्बन पाया जाता है, ओब्वियसली समझने वाली बात है। ये जो स्ट्रक्चर है ये है पायरिमिडिन रिंग है। ये पायरिमिडिन रिंग में, इसमें भी इनकी पोजीशन हम इस तरह से इसको काउंट करते हैं। यहाँ से इसकी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। इनमें अगर फिफ्थ पोजीशन पर अगर मेथिल ग्रुप एंड 2,4 वाली पोजीशन पे अगर ऑक्सी ग्रुप जुड़ता है, ये 2,4 पोजीशन पे अगर ऑक्सी ग्रुप जुड़ता है तो ये थाइमीन का निर्माण करता है। यहाँ जो थाइमीन है वहाँ पर आप देख रहे होंगे सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप, फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप एंड जो फिफ्थ पोजीशन पे उस पे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ये थाइमीन की स्ट्रक्चर है। यानी हम यूं कहें कि पिरिमिडिन रिंग के ऊपर जब फिफ्थ पोजीशन पर मिथिल ग्रुप, 2 और 4 पर ऑक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, तब वो स्ट्रक्चर बनाता है थाइमीन की। साइटोसिन को देखें तो साइटोसिन में सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप, फोर्थ पोजीशन पे एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, ये स्ट्रक्चर बना रही है साइटोसिन की। पिरिमिडिन में लास्ट टाइप है यूरासिल। यूरासिल महत्वपूर्ण हो जाता है। यूरासिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, यह डीएनए में नहीं पाया जाता है। यूरासिल की स्ट्रक्चर में सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे जो पिरिमिडिन की जो स्ट्रक्चर्स है, बेसिक जो यूनिट है, उसकी अगर सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन में दूसरे नंबर की और चौथे नंबर की जो पोजीशन है, अगर वहां पर ऑक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो वो यूरासिल का निर्माण करते हैं। तो नाइट्रोजनी बेस हमारे पास में अगर ऑल ओवर बात करें तो 5 प्रकार के हो गए: एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वेनिन एंड यूरासिल। ये नाइट्रोजनी बेस हो जाते हैं। अब इनके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। नाइट्रोजनी बेस हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ सकते हैं, जैसे कि डीएनए में ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। एडेनिन इंटरेक्ट विथ थाइमीन, एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ में इंटरेक्ट करता है, जैसे ए एन टी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मींस इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और वाया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। यानी एडेनिन एंड जो थाइमीन है उनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। साइटोसिन इंटरेक्ट विथ ग्वेनिन वाया 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो साइटोसिन एंड जो ग्वेनिन है दोनों आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। अगर हम सामान्य रूप से न्यूक्लिक एसिड की बात करें कि जिस न्यूक्लिक एसिड में साइटोसिन और ग्वेनिसिन का रेशियो ए और टी के अनुपात में ज़्यादा पाया जाता है, तो उसका डीएनए का या आरएनए का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। यानी सरल शब्दों में कहें, जिसमें साइटोसिन और ग्वेनिसिन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उस डीएनए और आरएनए का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। हम सरल रूप से ये कह सकते हैं।
द शेप ऑफ हेलिक्स इज स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए की अगर हेलिक्स की बात करें, हालांकि डीएनए के बारे में हम सेपरेटली और पढ़ेंगे, लेकिन सामान्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डीएनए की जो हेलिक्स है उसको स्टेबल करता है, उसको स्थायीकरण प्रदान करता है। साथ ही साथ जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी होता है ये भी डीएनए की हेलिक्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंक्लूजन आता है कि अमाउंट ऑफ एडेनिन का जितना अनुपात होगा उतना ही अमाउंट थायमिन का भी उतना ही होगा। ऐसे ही ग्वेनिन का जितना अनुपात होगा उतना ही अनुपात साइटोसिन का होगा, क्योंकि ए हमेशा पेयरिंग करता है टी के साथ में डीएनए में और ग्वेनेसिन इंटरेक्ट करता है साइटोसिन के साथ में। ये डीएनए में ऐसा इंटरेक्शन होता है, जबकि हम देखें कि आरएनए में एडेनिन इंटरेक्ट करता है यूरेसिल के साथ में और ग्वेनेसिन इंटरेक्ट करता है साइटोसिन के साथ में। जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, यहां ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ये साइटोसिन है और ये ग्वेनिन है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एडेनिन और जो थायमिन है ये भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट्स के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हम बात करेंगे सुगर्स की, यानी जो शर्करा पाई जा रही है न्यूक्लियोटाइड्स में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो सुगर्स यहाँ पर दो प्रकार की पाई जा रही है, 2 टाइप्स ऑफ पेंटोज सुगर। जो 5 कार्बन वाली जो शर्करा है वो 2 पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? 2 टाइप की पेंटोज सुगर पाई जाती है, जिसमें फर्स्ट है डीऑक्सीराइबोज, या जिसको हम कहें सेकंड पोजीशन पे डीऑक्सीराइबोज सुगर, ये सुगर पाई जा रही है। इसके अलावा सेकंड सुगर है राइबोज सुगर, यानी एक हो गई डीऑक्सी राइबोज सुगर एंड सेकंड है राइबोज सुगर। डीऑक्सीराइबोज सुगर प्रेजेंट इन डीएनए एंड राइबोज सुगर प्रेजेंट इन आरएनए। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज सुगर पाई जाती है, ये भी 5 कार्बन की होती है, और आरएनए में राइबोज सुगर पाई जाती है जो कि भी 5 कार्बन युक्त होती है। अल्टरनेटिंग विथ फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेसिस डीऑक्सीराइबोज फॉर्म बैकबोन ऑफ डीएनए। ये फॉस्फेट के साथ में जो सुगर है, जो पेंटोज सुगर है, वो फॉस्फेट के साथ में और दूसरी तरफ नाइट्रोजनी बेस के साथ मर जुड़कर ये डीएनए की बैकबोन का निर्माण कर रही है, या हम कहें आरएनए की बैकबोन का निर्माण कर रही है। इसको यूबिक्विटस शुगर भी कहते हैं। जो ये पेंटोज शुगर है, अगर किसी भी जीव में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर राइबोज शुगर पाई जाती है तो राइबोज शुगर उसमें यूबिक्विटस हो जाती है। अगर उसमें डीएनए कंपोनेंट के रूप में पाया जा रहा है तो उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर यूबिक्विटस हो जाती है। यानी सर्वव्यापी शुगर है ये पेंटोज जो शुगर है, ये सभी में पाई जाती है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड सभी लिविंग सेल में पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोज हैज केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला डीऑक्सी का C5H10O4 एंड डीऑक्सी, यहां जो डीऑक्सी नहीं होगा, यहां पर होगा राइबोज। जो राइबोज शुगर है उसका केमिकल फॉर्मूला हो जाता है C5H10O5, मींस एक ऑक्सीजन अतिरिक्त पाया जाता है राइबोज शुगर में। डायग्राम से समझ सकते हैं, ये है डीऑक्सी, सेकंड डीऑक्सी राइबोज शुगर, क्योंकि इसमें कार्बन संख्या ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड आउट ऑफ इसके ये फिफ्थ है। ये एक पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर है। इसमें आप जब सेकंड पोजीशन पे देखेंगे तो यहां पर OH ग्रुप नहीं होकर सिर्फ H ग्रुप पाया जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जा रहा है। OH यहां पर नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको सेकंड डीऑक्सी, सेकंड वाली पोजीशन पर
ऑक्सी ग्रुप नहीं पाया जा रहा है, इसलिए इसको नाम दे रहे हैं सेकंड डीऑक्सी राइबोज शुगर या डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं। राइबोज शुगर को देखें, ये है राइबोज शुगर। इसमें जो सेकंड पोजीशन पे है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, तो सामान्यतः इसमें एक ऑक्सीजन अधिक संख्या में पाया जा रहा है। इसका फॉर्मूला C5H10O5 हो जाएगा, जबकि डीऑक्सी में एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट इसका न्यूक्लिक एसिड का, ये हम कहें न्यूक्लियोटाइड का लास्ट कंपोनेंट फॉस्फोरिक एसिड के बारे में। इसका फॉर्मूला H3PO4 होता है और यह इस रूप में हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में यह है जो पेंटोज शुगर है उसको जोड़ने का काम कर रहा है। ये एक पेंटोज शुगर है, ये जो पेंटोज शुगर है ये इसमें फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, फोर्थ एंड ये फिफ्थ कार्बन है। इसकी फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी नाइट्रोजन बेस जुड़ सकता है, चाहे वो एडेनिन हो, चाहे ग्वेनिन हो, साइटोसिन हो, या डीएनए होने पर वहां पर थायमिन होगा, अगर आरएनए है तो वहां पर यूरेसिल पाया जाता है। इस थर्ड वाली पोजीशन से फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है एस्टर बॉन्ड से। ये बॉन्ड जो कहलाता है, ये बॉन्ड कहलाता है एस्टर बॉन्ड। इसके अलावा एक एस्टर बॉन्ड और पाया जा रहा है, ये एक एस्टर बॉन्ड और है, तो इसको हम नाम देते हैं डाई एस्टर बॉन्ड। डाई एस्टर बॉन्ड कहलाता है ये, और ये जो फिफ्थ कार्बन है पेंटोज शुगर का वहां से जुड़ता है। तो इस प्रकार यह दो पेंटोज शुगर को जोड़ने का काम कर रहा है। तो अब तक हमने जाना कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें तीन कंपोनेंट पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। ये बना रहे हैं एक न्यूक्लियोटाइड। ये तीनों कंपोनेंट जब आपस में मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, लेकिन जब इनकी एक एक यूनिट आपस में जुड़ती है तो ये पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। समझते हैं और थोड़ा सा और हम इसको जान लेते हैं। पॉली न्यूक्लियोटाइड आर मोनोमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो पॉली न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोटाइड की मोनोमर यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो ये पॉली न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच में जैसा कि अभी हमने जाना कि जो फॉस्फोरिक एसिड है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में मदद कर रहा है, और ये 3 प्राइम या 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर्स है उसमें ये बॉन्ड डाइएस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं। ईच स्ट्रैंड हैव 2 एंड, इस प्रत्येक स्ट्रैंड में 2 एंड पाए जाते हैं, 2 छोर पाए जाते हैं, यानी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसमें 2 छोर, 2 एंड पाए जाते हैं, 2 सिरे पाए जाते हैं। जैसे कि हम ये समझते हैं कि इस तरह से डीएनए जो पाया जा रहा है उसके एक एंड पर 5 प्राइम होता है और दूसरे एंड पर 3 प्राइम एंड होता है। 5 प्राइम एंड पर फॉस्फोरस ग्रुप होता है, यानी फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, एंड 3 पर OH ग्रुप होता है। ये OH पेंटोज शुगर का है, 5 कार्बन वाली शर्करा का है, और ये जो फिफ्थ वाली पोजीशन पे है ये यहाँ पर फॉस्फोरस स्थित होता है जो कि पेंटोज शुगर के साथ में अटैच रहता है। तो हमारे पास में 2 संभावना आती है, एक है न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जान रहे थे, लेकिन वास्तव में न्यूक्लियोसाइड क्या होता है उसको भी हम जान लेते हैं। डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनी बेस, ये हम कहें पेंटोज शुगर प्लस जो नाइट्रोजनी बेस है, नाइट्रोजनी जो क्षार है, ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो ये न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोटाइड जब न्यूक्लियोसाइड के साथ में जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है
तब वो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। यानी न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट जब ग्रुप जुड़ते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर रहे हैं। यानी न्यूक्लियोटाइड वास्तव में शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना हुआ संरचना है। अब न्यूक्लियोसाइड के रूप में हम समझे तो ग्वेनोसाइन, ग्वेनिन नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, ये शुगर एंड ग्वेनिन आपस में जब मिलते हैं तो वो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं, जिसको हम यहाँ नाम देते हैं ग्वेनिन होने पर ग्वेनोसाइन। एडिनोसिन उसको कहते हैं जिसमें एडेनिन प्लस शुगर आपस में जब जुड़ते हैं। थाइमिडीन उसको कहते हैं जिसमें थाइमीन प्लस शुगर जुड़ते हैं। साइटिडीन, साइटोसिन प्लस शुगर आपस में जब जुड़ते हैं। यूरिडीन जब यूरेसिल प्लस शुगर आपस में जुड़ते हैं तो वो यूरिडीन कहते हैं। ये जो है ये सभी न्यूक्लियोसाइड हैं। न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली अलग अलग रूप में पाया जाता है। यह सिंगल स्ट्रैंड के रूप में भी पाया जाता है और यह डबल स्ट्रैंड के रूप में भी पाया जाता है। तो हम कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में समझते हैं कि किस में ऑर्गेनिज्म में डबल स्ट्रैंडेड पाया जाता है और किस में सिंगल स्ट्रैंडेड पाया जाता है। तो सबसे पहले हम डीएनए को देखते हैं। जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है उसमें अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किस में पाया जाता है, जिसमें डीएनए की 2 स्ट्रैंड पाई जाती हैं, तो सामान्य रूप से जो प्लांट्स हैं उनमें, एनिमल्स जंतुओं में, स्मॉल पॉक्स और बैक्टीरिया में ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सामान्य रूप से पाया जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करें यानी एसएस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करें तो बैक्टीरियोफेज जो लैम्डा है उसमें N5174 में भी जो कंटेंट है, जेनेटिक मटेरियल है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के रूप में पाया जाता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के रूप में यानी डीएस आरएनए के रूप में रियो वायरस एंड रिट्रो जो वायरस है इनमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में पाया जा रहा है। यानी जो न्यूक्लिक एसिड है वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के रूप में पाया जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के बारे में बात करें या एस आरएनए के बारे में तो जो HIV वायरस है उसमें वर्तमान में जो कोरोना बीमारी है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के रूप में पाया जाता है। अब इसके अलावा सर्कुलर डीएनए और पाया जाता है। वो ई कोलाई, एस्चेरिया कोलाई, प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इनमें पाया जाता है। यानी सर्कुलर डीएनए ई कोलाई, प्रोकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेल है उसमें और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब हम संक्षिप्त में इसके कार्य देखते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कंट्रोल द बायोसिंथेसिस एक्टिविटी इन सेल्स। ये हमारे शरीर में जो बायो एक्टिविटीज़ है, जो प्रोडक्शन का, जो कोई पदार्थ का जो निर्माण करना होता है, यानी कुछ चीज़ का सिंथेसिस करना होगा जो सेल में, तो उसको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लिक एसिड करता है। जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस जो होगा वो न्यूक्लिक एसिड की मदद से होगा, आरएनए सिंथेसिस होगा वो भी न्यूक्लिक एसिड की मदद से होगा, एंजाइम्स का निर्माण, हार्मोनों का निर्माण, ये जितनी भी गतिविधियां हैं उनके लिए न्यूक्लिक एसिड रेस्पॉन्सिबल होता है। इनके निर्माण को कंट्रोल करने का कार्य न्यूक्लिक अम्ल का होता है। न्यूक्लिक एसिड ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। न्यूक्लिक एसिड के पास ही, जिसको हम सामान्य रूप से ये कहें कि डीएनए में वो इंफॉर्मेशन होती है, वो सूचनाएं होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। जैसे कि ये इंफॉर्मेशन डीएनए के रूप में या आरएनए के रूप में जो स्थानांतरण हो रही है, ये मेल एंड फीमेल जो गैमीट्स हैं उनके द्वारा ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित की जाती है। न्यूक्लिक एसिड स्टोर एंड एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको स्टोरेज रखता है और इसको एक्सप्रेस करने का भी कार्य करता है। इसके अलावा
फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक कंपोजिशन। किसी भी हर पर्सन का अपना अपना जेनेटिक कंपोजिशन होता है, आनुवांशिक संगठन होता है, तो उसका जो निर्माण होता है वो भी न्यूक्लिक एसिड के द्वारा ही किया जाता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो आरएनए के जो कार्य हैं वो न्यूक्लिक एसिड के कार्य हैं, डीएनए के जो कार्य हैं वो भी न्यूक्लिक एसिड के कार्य हैं। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि वास्तव में जो न्यूक्लिक एसिड है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं उनके लिए न्यूक्लिक एसिड रेस्पॉन्सिबल होता है। हमारे शरीर में कुछ भी बनना होगा, प्रोटीन से संबंधित हो, एंजाइम से संबंधित हो, वो भी उसके लिए भी न्यूक्लिक एसिड रेस्पॉन्सिबल होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा।